Hello everyone, I am Aman Kumar from BCA second year in Arcade Business College, Patna. Today I am here to explain the topic a structure of C program. पहले इस टॉपिक को समझें, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ द टॉपिक हमें जाननी ज़रूरी है। जैसे कि एक बहुत बड़े राइटर हुए युगल नौह हरानी, वो अपनी किताब गुड रेट्स में लिखते हैं कि ह्यूमन थिंक इन स्टोरीज रादर देन फैक्ट्स, नंबर्स और इक्वेशंस। मतलब कि जो इंसान है वो कहानियों में सोचता और समझता है, बजाय इसके कि वो फैक्ट्स में सोचे या नंबर में सोचे या इक्वेशन में सोचे। जैसे याद कीजिए, हम लोग जब बचपन में क्लास 6-7 में थे तो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। हिस्ट्री में किस राजा ने क्या किया ये हमें बिल्कुल याद रहता था, लेकिन कब क्या किया ये याद नहीं रहता था। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अकबर जो हुए, जिसे हम अकबर द ग्रेट भी कहते हैं, उन्होंने कब जोधाबाई से शादी की, तो ये हमें याद नहीं होगा, लेकिन कौन सा युद्ध लड़ा ये थोड़ा याद होता है। तो उसी तरीके से मैंने अपने पूरे कंटेंट को एक स्टोरी वे में तैयार किया है कि मैं जो आपको समझाना चाहूँ वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उसमें एक वर्ड आ रहा है स्ट्रक्चर। पहले इस वर्ड को समझते हैं कि ये कौन सा रॉकेट साइंस का वर्ड है। तो स्ट्रक्चर को एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसे समझिए कि मेरे पास एक प्लॉट का टुकड़ा है, मुझे उस पर अपना एक घर बनवाना है। मैंने डिसाइड किया कि उस घर में 4 कमरे होंगे। कितने? 4। तो मेरा जो ठेकेदार आया, मैंने उसे बताया कि भाई मेरा प्लॉट का ये साइज़ है, इस पर तुम्हें एक घर बनाना है जिसमें 4 कमरे होने चाहिए और एक हॉल होना चाहिए, क्या तुम बना दोगे? तो मेरा पहले आपसे सवाल है, क्या जो ठेकेदार है वो काम करना शुरू करेगा? क्या मेरे घर बनाने का काम शुरू करेगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं कि कमरे का साइज क्या होगा, मैंने उसे ये बताया ही नहीं कि कौन सा कमरा कहाँ पे होगा। तो स्ट्रक्चर भी कुछ उसी प्रकार को दर्शाता है। कौन सा कमरा कहाँ पे होगा ये हुआ अरेंजमेंट, और कौन सा कमरा जहाँ पे भी होगा उसके होने का वहाँ पे मोटिव क्या है ये हुआ पर्पस। तो अरेंजमेंट प्लस पर्पस, ये दोनों वर्ड का जो मीनिंग मिलता है उससे एक नया वर्ड बनता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो हमारा जो पूरा सी प्रोग्राम है वो भी एक घर की तरह है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। इसमें कमरे नहीं बोलेंगे, इसमें सेक्शन बोलेंगे। सेक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा। तो बात 1996 की है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए मोराक्को वोम, वो एक एक्चुअली मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहली बार स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर उसी को दर्शाते हुए, उसी को मेंशन करते हुए डेनिस रिची साहब ने 1972 में सी प्रोग्राम को बनाया। और सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हम सब जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इट्स सेक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा, और पूरा सी प्रोग्राम को एक घर समझिए और उसमें जितने भी सेक्शन हैं उसको कमरा समझिए। तो अब समझते हैं कि जो हमारा सी प्रोग्राम है वो कितने सेक्शन में बटा हुआ है, क्या क्या उसके अंदर है। तो सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शन। अगर आप जाकर नेट पे सर्च मारोगे तो बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे सी के, जैसे कि लिंक सेक्शन, आप बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैंने मेनली 3 ही रखा है। क्यों? क्योंकि ये 3 अगर हम लोग जान गए ना तो इससे क्या होगा कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड तैयार हो जाएगा। बॉयलर प्लेट कोड कहने का मतलब क्या है? बॉयलर प्लेट कोड कहने का मतलब है कि किसी भी प्रोग्राम का वो हिस्सा जो हमें हमेशा ज़रूरत होता है लिखने के लिए। जैसे कि आप सी के कोई भी प्रोग्राम लिखो, आपको हेडर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन चाहिए ही चाहिए, आपको प्री प्रोसेसर सेक्शन चाहिए ही चाहिए, मेन फंक्शन आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसको धीरे धीरे एक एक करके आगे समझते हैं। तो पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में हमें पहले बताना होता है। जैसे हम एक सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सी प्रोग्राम के पहले हमें बताना होगा कि ये प्रोग्राम का नाम क्या है, इस प्रोग्राम को लिखने वाला कौन है, वो किस डेट पे कंप्लीट हुआ, और उसका वर्जन क्या है। वर्जन कहने का मतलब ये है कि जैसे विंडोज़ पहले 7 है, फिर विंडोज़ एक्सपी आया, उसके बाद विंडोज 10 आया, 11 आया, ऐसे करके आते गया। तो ये क्या हुआ कि कुछ
मॉडिफिकेशन करके चेंजेस किए जा रहे हैं और वर्जन बनता जा रहा है। तो जब आप पहली बार प्रोग्राम लिखते हो ना, तो उसका वर्जन आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था स्टोन पेपर सीजर गेम सी में, तो मैंने उसका वर्जन रखा था SPS 1.0, क्योंकि ये मैंने पहली बार बनाया, इसमें कोई उसके बाद मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। अगर इसमें कुछ मैं मॉडिफाई करूं, कुछ फीचर्स ऐड करूं, तो इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूं, SPS 1.1 कर दूं या SPS 2.0 कर दूं, ये कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कि उस प्रोग्राम का बनाने का पर्पस क्या है, वो प्रोग्राम किस चीज़ पे काम कर रहा है। जैसे कि मैंने स्टोन पेपर सीजर बनाया, तो इसमें मैंने 2 प्लेयर मोड डाला था कि 2 लोग एक ही सिस्टम पे स्टोन पेपर सीजर गेम खेल सकते हैं। तो ये हुआ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हम किसी भी प्रोग्राम में जो कमेंट पढ़ा है हम लोगों ने शी में कि /* के शुरू करके मल्टीपल लाइन कमेंट, फिर डबल / करके हम लोग सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये प्रोग्राम का सबसे पहला पार्ट होता है। हम लोग और जगह कमेंट्स का यूज करते हैं, पर अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन किसी को कहते हैं तो यही पार्ट होता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्री प्रोसेसर सेक्शन में। अब ये प्री प्रोसेसर सेक्शन क्या होता है, उससे पहले समझते हैं कि ये प्री प्रोसेसर जो वर्ड है ये है क्या, ये कौन सा रॉकेट साइंस का वर्ड है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसा लाइन करके लिखते हैं। ये चीज़ क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं हैश का साइन, फिर इंक्लूड, फिर stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h करके लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो जो हैश है ना, यहीं से शुरू होता है। प्री प्रोसेसर होता क्या है, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि जब हम लोग सी प्रोग्राम पढ़ रहे थे, सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो उसमें होता क्या है, हमें हमारे टीचर ने बताया कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या है, वो क्या रिटर्न करेगा, क्या पैरामीटर लेगा, ये सारी चीज़ें हमारे टीचर ने बताए। पर कुछ ऐसा तो होना चाहिए प्रोग्राम में जो कंपाइलर को बताए कि प्रिंटफ एक्चुअली है क्या। तो वो बताने का काम करता है ये लाइन। ये लाइन डिकोड कैसे होता है, कंपाइलर इसको कैसे रिएक्ट करता है, इस पर थोड़ा इसको समझते हैं। तो ये जो साइन है हैश, इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर सिंबल। तो कंपाइलर जैसे ही यहाँ से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाला होता है कि पहले ही उसे दिख जाता है ये साइन, और ये साइन देखते ही कंपाइलर समझ जाता है कि ये प्री प्रोसेसर का काम है। तो फिर टर्म आ गया प्री प्रोसेसर। तो पहले प्री प्रोसेसर को एक बार और समझते हैं। तो मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ प्री प्रोसेसर का, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जिसका काम होता है कि हेडर फाइल के कंटेंट को हमारे सोर्स कोड के साथ चिपका देना, आप बोले तो पेस्ट कर देना, या फिर ऐड कर देना, या लिंक कर देना, वो आपकी मर्जी। तो प्री प्रोसेसर यही चीज़ है, एक प्रोग्राम है जिसका काम है हेडर फाइल के कंटेंट को हमारे सोर्स कोड के साथ चिपका देना। अब ये हेडर फाइल क्या होता है और उसके बाद उसके कंटेंट क्या होते हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है, इसको एक एक करके समझते हैं। तो जैसे कंपाइलर जब अपना काम जैसे ही शुरू करता है, जब हम लोग Alt F9 करते हैं तो हमें लगता है कि कंपाइलर अपना काम शुरू कर चुका है, पर जैसे ही कंपाइलर अपना काम शुरू करने वाला होता है उसे सबसे पहले ये साइन दिखता है हैश का, जिसे हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर सिंबल। और कंपाइलर समझ जाता है कि ये हैश का साइन है, मतलब ये हमारा काम नहीं है, ये प्री प्रोसेसर का काम है। तो मैंने आपको पहले बताया कि प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है तो उसका कोड कहीं ना कहीं तो लिखा गया होगा। तो प्री प्रोसेसर का कोड कहीं और नहीं, कंपाइलर पैकेज में लिखा गया है। तो जैसे ही कंपाइलर इस साइन को देखता है वो तुरंत प्री प्रोसेसर को बुलाता है और प्री प्रोसेसर अपना काम शुरू करता है। उस काम को कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसर जैसे ही अपना काम शुरू करता है, तो मैंने बताया कि प्री प्रोसेसर का काम है हेडर फाइल के कंटेंट को हमारे सोर्स कोड के साथ चिपका देना। तो पहले समझते हैं कि हेडर फाइल होता क्या है और उसका कंटेंट क्या होता है। तो जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन होता है, स्कैनफ फंक्शन होता है, getch होता है, ये हम लोग धड़ल्ले से एकदम यूज कर रहे हैं जब से हम लोगों ने सी प्रोग्राम लिखना शुरू किया है। हमें हमारे टीचर ने तो बता दिया कि प्रिंटफ होता क्या है, स्कैनफ होता क्या है, पर कंपाइलर को कोई बताने वाला चाहिए ना कि प्रिंटफ होता क्या है, वो उसको करना क्या है। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हेडर फाइल की। हेडर फाइल का कंटेंट अब क्या होगा, तो हेडर फाइल का कंटेंट जिसे हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं, प्रोटोटाइप में लिखा हुआ होता है कि प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा। पहले तो बताता है कि प्रिंटफ एक फंक्शन है, फिर वो रिटर्न क्या करेगा, और उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट्स क्या लेंगे, पैरामीटर्स क्या लेंगे,
ये सारी चीज़ें प्रिंटफ के बारे में कहीं और नहीं बल्कि हेडर फाइल के कंटेंट में लिखी होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हेडर फाइल का जो कंटेंट होता है वो एक्चुअली कैसा होता है, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती है। तो कुछ इस प्रकार का होता है हमारा हेडर फाइल का कंटेंट। जब आप टर्बो सी के फोल्डर में जाओगे सी ड्राइव पे, तो उसके अंदर एक और फोल्डर मिलता है इंक्लूड नाम का। जब आप उसको ओपन करोगे तो उसमें एक फाइल होता है conio.h करके, और हमें पता है कि conio.h में कुछ और नहीं बल्कि हमारे get.ch के बारे में लिखा होता है, जिसे हम लोग प्रोटोटाइप भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं get.ch हम लोग यूज करते हैं, तो get.ch क्या आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स पे काम करेगा, वो क्या रिटर्न करता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। तो आई होप कि आपको प्री प्रोसेसर के बारे में समझ में आया होगा। तो प्री प्रोसेसर सेक्शन कुछ और नहीं है बल्कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसके बारे में जो कंपाइलर को बताने का काम करता है वो हेडर फाइल होता है, जो अभी हम लोगों ने समझा। और हेडर फाइल के कंटेंट को जो जोड़ने का काम करता है हमारे सोर्स कोड के साथ, वो होता है हमारा प्री प्रोसेसर। अब ये प्री प्रोसेसर सेक्शन पूरा जो मैं कह पा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी हेडर फाइल होती है, जैसे कि math.h हम लोग पढ़ते हैं, include stdio.h हम लोगों ने पढ़ा है। फिर यहाँ पे एक मैक्रो नाम की भी चीज़ होती है, जैसे कि हम लोग कांस्टेंट करके कुछ हम लोगों ने पढ़ा था टर्बो सिम, आप लोग क्यू बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ हम लोग डिफाइन करते हैं जो आगे हमें, और जब हम एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें काम आते हैं। तो आई होप कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन और प्री प्रोसेसर सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन सेक्शन है हमारे पूरे प्रोग्राम का, वो है हमारा मेन फंक्शन सेक्शन। ये मेन फंक्शन सेक्शन क्या होता है, मैं इसे मेन फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, इसको थोड़ा समझते हैं। तो हम लोगों ने जब से शुरू किया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना, उसमें हमने पढ़ा है कि जो एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन को एंट्री पॉइंट कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको हमेशा सुनने को मिलेगा कि मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसको अभी क्लियर कर लीजिए कि मेन फंक्शन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन जो उसका इम्पोर्टेंस है वो प्री डिफाइंड है। कहने का मेरा मतलब है कि जब मेन फंक्शन हम लिखते हैं तो उसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि वो क्या होगा, वॉइड के नाम से शुरू करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं, इसलिए हम उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। पर उसका इंपोर्टेंस प्री डिफाइन इसलिए है क्योंकि ओएस को पहले से बता दिया गया है कि मेन नाम का कुछ फंक्शन मिलेगा जहां से आपको अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेन फंक्शन एक प्री डिफाइंड के साथ साथ यूजर डिफाइंड फंक्शन भी है। अब मेन फंक्शन सेक्शन को समझते हैं। मेन फंक्शन सेक्शन होता क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि सी प्रोग्राम पूरा एक घर है और उस घर में बहुत सारे कमरे हैं, तो एक फिर बेडरूम होता है। तो मेन फंक्शन को एक बेडरूम की तरह पहले समझते हैं, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि लिखा है मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनपुट स्टेटमेंट, प्रोसेसिंग लॉजिक, आउटपुट स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें। तो जब आप टर्बो सी में अगर प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसमें एक रूल होता है कि आपको हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के बाद तुरंत स्टार्टिंग में करना होता है। आप कहीं और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप मॉडर्न कंपाइलर पे आते हैं, और बहुत सारे एडिटर आ चुके हैं आज के मार्केट में, जैसे कोड ब्लॉक, VS कोड, ये सब पे आप कहीं भी प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल को, पर हमारा टर्बो सी इसके लिए इजाज़त नहीं देता है। तो सबसे पहले जो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे काम कर चुके हैं। उसके बाद आता है इनपुट स्टेटमेंट। तो हम लोग स्टार्टिंग से लिख रहे हैं कि टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर, 2 नंबर फ्रॉम द यूजर। तो इनपुट स्टेटमेंट वही है, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने उसमें कुछ वैल्यू रखने के लिए या तो हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम यूजर से ले सकते हैं। तो यूजर से जब वैल्यू लेते हैं तो scanf के माध्यम से लेते हैं, ये हम लोगों ने जाना है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग एंड लॉजिक सेक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन का जो मेन कोर पार्ट होता है वो यही होता है। क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यूजर से हमने नंबर लिया, ये समझ में आई चीज़ें, पर उस नंबर के साथ क्या काम करना है, उस काम करके फिर जो आउटपुट देना है वो दूसरी बात हो गई, पर उस नंबर पे क्या काम करना है ये हमारे प्रोसेसिंग और लॉजिक का पार्ट होता है। जैसे कि एक प्रोग्राम आपको अगर लिखने को बोला जाए कि टेक 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड 1 ऑपरेंड
एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस। तो इसमें क्या है कि 2 नंबर हमें यूजर से लेने हैं और एक ऑपरेंड लेना है और उसके बाद हमें उस पर काम करना है। तो जो काम करना है, जो बात आ रही है, वो कुछ और नहीं इसी सेक्शन में लिखा जाता है, प्रोसेसिंग एंड लॉजिक सेक्शन। तो इसीलिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो हमारा लॉजिक होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 2 नंबर डिक्लेयर किया था पहले, ए बी, और एक वेरिएबल मैंने जिसे आप आगे चल के वो हमारा रिजल्टेंट ऑपरेंड बनेगा। उसके बाद फिर मैंने यूजर से 2 नंबर लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके, और उसके बाद फिर मैंने लॉजिक लगाया कि इन दोनों नंबर का सम करो और सम जिसे मैंने कहा रिजल्टेंट ऑपरेंड, उसमें इसका वैल्यू रख दो। उसके बाद फिर मुझे यूजर को आउटपुट दिखाना होगा। तो यहाँ पे फिर यूजर को आउटपुट दिखाया जाएगा कि जो नंबर उन दोनों ने दिया था उन दोनों का सम क्या है, और लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं रिटर्न 0। रिटर्न 0 को थोड़ा सा समझते हैं। जब हम लोग टर्बो सी पे काम करते हैं तो रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। रिटर्न 0 होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। जब हमारा कंपाइलर, मॉडर्न कंपाइलर आज के टाइम पे जो है, जो हमारा कोड ब्लॉक में यूज होता है या फिर VS कोड में यूज होता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि हम स्टार्टिंग से ही लिखते हैं इंट मेन। ऐसे अगर आप किसी और में यूज कर रहे हो, टर्बो सी में यूज आप प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसमें वॉइड मेन लिखा जाता है। तो वॉइड मेन का मतलब ये है कि वो फंक्शन कुछ और नहीं नल रिटर्न करेगा। पर जब हम लोग इंट मेन लिखते हैं, इसका मतलब है कोई इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। तो हम लोग मेन फंक्शन में जब इंट मेन से डिक्लेयर करते, मेन फंक्शन को जब इंट से डिक्लेयर करते हैं, तो हमें रिटर्न 0 लगाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि इससे हमारे OS को पता चलता है कि जो प्रोग्राम का टर्मिनेशन है वो सक्सेसफुली हुआ है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो आज हमने बेसिक ऑफ सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर के ऊपर बात किया। जैसे कि सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के ऊपर बात की, फिर उसके बाद प्री प्रोसेसर सेक्शन के बात की, फिर प्री प्रोसेसर होता क्या है ये सारी चीज़ें हमने उसमें समझा, फिर आगे आकर के हमने मेन फंक्शन के ऊपर बात की और मेन फंक्शन के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पूरे अच्छे से समझने की कोशिश की है। एट द एंड मैं यही कहूँगा, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।